ऐसे मान लो कोई बैलून दिया हुआ है और यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ए है, वेलोसिटी वी है। जब इसमें से किसी पार्टिकल को छोड़ा जाएगा तो उसके पास इसका वेलोसिटी तो वी हो जाएगा जो बैलून का वेलोसिटी था, लेकिन जो बैलून का एक्सेलरेशन है वो इसका एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हवा में आ गया। तो इसके ऊपर जो है, क्योंकि एयर में कोई पार्टिकल गति करता है, मोशन करता है, तो जी नीचे लगता है, यहाँ पर जी नीचे लग जाएगा। बाकी जो है अब इसको जैसे भी तुम्हें जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हल कर लेना, लेना। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए। देखो इधर, जैसे मान लो कि ये पैराशूट है और ये जो है ऊपर की तरफ जमीन से ऊपर उड़ना शुरू करता है। अच्छा, कितना त्वरण है उसका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। और जब वो उड़ना शुरू किया, टाइम क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। उसी समय 0 हम लोग मान लेंगे। तो कितने समय बाद बोलेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद। अच्छा बताओ, 4 सेकेंड बाद क्या हुआ? इसमें से एक पत्थर का टुकड़ा छोड़ा गया। बताओ, पत्थर टुकड़ा जो छोड़ा जाएगा, क्या बताए थे? अगर इसके पास वेलोसिटी भी है, वेग भी है और पैराशूट के पास त्वरण भी है, तो कौन इसके पास चलाएगा? वेग चलाएगा। अच्छा बताओ कि यहां से उड़ना शुरू किया और यहां पर पहुंच गया, तो इतने समय के अंदर उसका वेग कितना हो गया होगा? क्या v बराबर u प्लस ए टी से प्रारंभिक वेग चलना शुरू किया था, उड़ना शुरू किया था 0, और ये हो जाएगा 5 इंटू टाइम हो जाएगा 4, क्या जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस समय पत्थर को छोड़ा गया उस समय पैराशूट का वेग 20 था। जो पैराशूट का वेग होगा वही पत्थर का भी वेग हो जाएगा। इसका मतलब पत्थर का वेग कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ कि कितने ऊंचाई पर पहुंच गया होगा। अगर ये मालूम करना चाहें तो क्या उसके लिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ लगा सकते हैं। ध्यान देना, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है। बताओ ये विस्थापन जो है वो किधर हो रहा है? यहां से यहां पर पहुंचा तो विस्थापन ऊपर हुआ। प्रारंभिक वेग 0 है तो उसके बारे में सोचना ही मत, 0 है तो क्या मतलब उससे। बताओ त्वरण किधर है? तो बोलेंगे त्वरण ऊपर की तरफ है। जब जो पैराशूट का त्वरण ऊपर दे दिया ना, जी को मत सोचना, तब उसके बाद जी नहीं लगेगा। जो दे देता है ओवरऑल पूरा मिला जुला करके यही लगता है, बस जी भी नहीं लगता। तो ध्यान देना, यहां पर जो है चलो प्रारंभिक वेग 0 हो गया, यूटी 0 हो गया। अच्छा, हम ये बोल रहे थे तब त्वरण भी ऊपर है और विस्थापन भी ऊपर है। जब दोनों ऊपर ही हैं तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। ऐसे नहीं बोले थे कि विस्थापन नीचे हो गया, त्वरण नीचे हो गया, दोनों प्लस प्लस हो क्योंकि अच्छा प्लस माइनस किसके अनुसार हम लोग बनाते हैं? विस्थापन के अनुसार, डिस्प्लेसमेंट के अनुसार। जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर प्लस बना देंगे। बात समझ आया? अब जो है यहां से यहां तक वो पहुंच गया। अब बताओ इसका ऊंचाई कितना होगा? हाफ। त्वरण कितना होगा? 5 ये हो गया। समय कितना इनके बीच का? 4 सेकेंड। बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया 40 मीटर। इसका मतलब पैराशूट 40 मीटर ऊपर चला गया उसी समय पत्थर को छोड़ा गया था। जिसमें पैराशूट 40 मीटर ऊपर चला गया उसी समय पत्थर को छोड़ा गया था। अब पत्थर का वेग 20 है क्योंकि जो पैराशूट का वेग था वही इसका वेग होगा। अब देखो तुम ध्यान दो, अब बताओ कि इसका मतलब यहां से
यहां से ये हो गया 40 मीटर और ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये हवा में चला आया तो इसके ऊपर अब जी नीचे कार्य करेगा और जी का मान ले लेंगे 10। ये त्वरण हो गया। और देखो ये वेग हो गया, ये त्वरण हो गया। अब सोचो क्या क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो समय, मतलब कितने समय बाद वो जमीन पर आ जाएगा। तो बताओ समय तुमसे पूछ रहा है और दूरी दिया है, वेग दिया है। अब बताओ दूरी दिया है, वेग दिया है और समय पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें दूरी और समय हो। ध्यान रखना, दूरी मतलब कहीं ना कहीं सही मायने में बोला जाए तो विस्थापन। दूरी मतलब सही मायने में बोला जाए तो क्या होगा, विस्थापन होगा। ध्यान देना यहां पर जो है इनके बीच जो है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। बस हमारा अब बताओ s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, समय तुमसे पूछ रहा है ना कितने समय बाद वो जमीन पर आ जाएगा। अब देखो करना क्या, ये बताओ कि इस वस्तु का देखो 3 सदिश राशि है, ये तीनों। और चूंकि हवा में है जी कार्य कर रहा है, इसको जी लिख सकते हो। बताओ इन तीनों सदिश राशि में किसके अनुसार प्लस मानते हैं, विस्थापन के अनुसार। बताओ यहां चलना शुरू किया, लास्टली कहीं ऊपर जाकर के फिर आना तो जमीन पर ही है लास्ट में। इसका मतलब कि यहां से आना यहां है, इसका मतलब कि विस्थापन किधर हो गया, विस्थापन नीचे हो गया। और जिधर विस्थापन होता है उधर हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका प्लस। इसका मतलब नीचे की तरफ प्लस मान लो, ये क्या हो गया प्लस में। अच्छा ये प्लस में हो गया। बताओ जी किधर लग रहा है, नीचे, ये भी क्या हो जाएगा प्लस में। बताओ जी यू प्लस में। बताओ एक मिनट, जी नीचे लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। बताओ यू किधर लग रहा है, देखो यू मतलब प्रारंभिक वेग, वो किधर है ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। समझ आया कि नहीं। तो विस्थापन हो गया प्लस में, जी हो गया प्लस में क्योंकि दोनों की दिशा नीचे है, लेकिन प्रारंभिक वेग का दिशा ऊपर है इसलिए इसको क्या लेंगे माइनस में, तो यू माइनस हो गया। अब चलो सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मेन तुम्हें प्लस माइनस समझना होता है। अब बताओ यहां पर एस कितना दिया है 40, यू माइनस 20 प्लस नहीं इंटू टी प्लस हाफ, जी क्या होगा प्लस 10 क्योंकि नीचे की तरफ है इंटू टी स्क्वायर। देखो यहां से आ जाएगा ये 5। अब इसको इधर कर दो तो आ गया 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 40 इक्वल टू 0। देखो 5 से सब कटेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा क्या बताओ 4t, यहाँ पर क्या जाएगा माइनस 8 इक्वल टू क्या 0। अब देखो यहाँ से t का मान 2 आएगा। देखो कौन कौन सा आएगा, ध्यान देना। यहाँ से सीधा 4 लगा दो, सीधा 4 लगाओगे तो t बराबर बताओ क्या होता है, t बराबर माइनस बी। देखो माइनस बी ये हो जाएगा माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4। बताओ a कितना है तो बोलेंगे 1 1, 4a, c कितना है माइनस 8। ध्यान देना डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान कितना है 1। अब देखो यहां से t का वैल्यू सॉल्व करो, 4 प्लस माइनस रूट में देखो ये आ गया 32 और ये आ गया 16, 16 32 कितना 48, ये जाएगा 48 डिवाइडेड बाई क्या, क्लियर ना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा 16 3 48 ना, ये 16 3 48 ना, 16 रूट में से बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा बाहर, 16 3 तीसरा 3 जो है अंदर रहेगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा t इक्वल
इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4√3 बटे क्या 2। एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, तो p का मान 2 आएगा। एक प्लस लेने पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4√3/2, और दूसरा अच्छा इसी को हल कर लो, ये कितना आ जाएगा तो बोलेंगे यहां से कैंसिल होगा 2 1 प्लस क्या 3, और t2 का मान आ जाएगा 4 माइनस 4√3/2। फिर यहां से हल करो, अगर 2 1 माइनस √3, बताओ √3 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है, तो √3 ज्यादा हो जाएगा। जब √3 ज्यादा हो जाएगा तो ये पूरा माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा हो गया। ये जब पूरा माइनस आएगा तो बताओ समय कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं। इसका मतलब आंसर केवल पॉजिटिव वाला आएगा। इसका आंसर, जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कितने समय बाद वो जमीन पर आएगा, इन दोनों रूट में से, दोनों आंसर में से ये वाला चूंकि माइनस में आ गया तो समय माइनस होता नहीं है, इसलिए समय क्या हो जाएगा प्लस वाला सही हो जाएगा। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा था कि पत्थर जमीन से अधिकतम कितने ऊंचाई तक जाएगा, तो देख लो, ध्यान देना। ये बताओ कि यहां से जो है जमीन से अधिकतम ऊंचाई कौन सा दिख रहा है, तो बताओ। यहीं से ना वापस लौटा है, ऊपर जाते जाते यहीं से वापस लौटा है। यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जहां पर अधिकतम ऊंचाई होगा वहां पर वस्तु का वेग 0 होता है। यही तो है अधिकतम ऊंचाई। तो देखो ये वाला तो हमें मालूम है 40 मीटर, बस हमें ये वाला मालूम चल जाए इनके बीच का, 40 वाले में ये वाला जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। बताओ ये वाला कैसे लाओगे, ध्यान देना। अभी तो हवा में आ गया है, जब कोई वस्तु हवा में, यहां से तुम्हें निकालना है कि कितना ऊंचाई पर गया, तो सिंपल सा लॉजिक है, v² = u² + 2s लगा दो। अच्छा, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो विस्थापन भी ऊपर होगा, वेग भी ऊपर है, लेकिन जी नीचे लग रहा है, तो जो ऊपर है वो प्लस हो गए, तो कौन कौन प्लस जाएंगे, वेग प्लस हो जाएगा, विस्थापन प्लस हो जाएगा, लेकिन जी माइनस हो जाएगा। तो v² = u² - 2gh या s, यही तो s पूछ रहा है, ये जो s है, बस सब कर लो। अंतिम वेग 0 है, बराबर प्रारंभिक वेग 20 है, -2 × g का वैल्यू 10 है, और s मतलब यहां से हल कर लो, s का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब ये बताओ कि वो पहले से ही 40 मीटर ऊपर है, अब 20 मीटर और ऊपर चला गया, तो जमीन से अधिकतम ऊंचाई वो आ जाएगा 20 मीटर + 40 मीटर। नोट कर लो, यही आंसर है। बिल्डिंग का हाइट कितना है 200 मीटर, जमीन से 200 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक वस्तु को यहां से छोड़ा जाता है और उसी समय एक वस्तु को यहां से फेंका जाता है। ये 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। चूंकि ये छोड़ा जाता है, इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान देना, दोनों के गति करने का जो रेखा है वो एक ही है, तो कभी न कभी बीच में आकर के टकराएंगे, ये नीचे आकर के, ये ऊपर जाकर के कहीं न कहीं टकराएगा। ध्यान देना, चलो मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला यहां से x नीचे आया, ये जो वस्तु जो है रुका हुआ था वो नीचे आएगा, जो नीचे से फेंका गया है वो ऊपर जाएगा। तो अगर इसको तुम x मानोगे कि अगर ये x नीचे आया,
ये कितना ऊपर जाएगा तो बोलेंगे 200 माइनस एक्स, इतना ही ऊपर जाएगा क्योंकि टोटल हाइट एक्स है, ये एक्स है, 200 में से एक्स घटा देंगे। अच्छा बताओ इसके ऊपर, जैसे ये जो वस्तु है इसके ऊपर त्वरण किधर लगेगा, क्योंकि दोनों हवा में है। जब दोनों हवा में है तो इसके ऊपर भी त्वरण नीचे लगेगा और इसके ऊपर भी त्वरण नीचे लगेगा। हाँ, इसका वेग 0 है प्रारंभिक, लेकिन इसका वेग जो है 100 है, 100 है। देखो इस वस्तु का जो गति है वो यहां से यहां तक का है और इस वस्तु का जो गति है वो यहां से यहां तक का है। समझ में आ रहा है? तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए ध्यान देना, सुनना ध्यान से, क्योंकि क्या होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हवा में है तो g हो जाएगा। अब कौन प्लस माइनस होगा उसको देख लेते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो बताओ ये भी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि, तीनों सदिश राशि हैं। तो किसके हिसाब से प्लस मानेंगे, विस्थापन के हिसाब से। बताओ यहां पर इसका विस्थापन किधर हो रहा है, ऊपर, ऊपर प्लस मान लो, जो जो ऊपर होंगे सब प्लस होंगे, जो नीचे होगा वो माइनस होगा। देखो विस्थापन ऊपर है तो ये प्लस, इसका मतलब ये आ गया 200 माइनस एक्स बराबर। मतलब प्रारंभिक वेग किधर है तो बोलेंगे वो भी ऊपर है तो भी प्लस हो गया 100 जी। बताओ जी किधर लगेगा, नीचे तो जाएगा माइनस हाफ जी का मान 10 इंटू क्या टी स्क्वायर। और सुनना ध्यान से, इसका मतलब इसके लिए जो है ये क्या था, प्लस था, ये क्या था, प्लस था और ये क्या था, माइनस था। लेकिन देखो अब ऊपर जो लिखेंगे प्लस माइनस वो इस गति के लिए लिखने जा रहे हैं। तो बताओ इस गति के लिए इसका विस्थापन किधर से किधर है तो बोलेंगे इधर से इधर नीचे। बताओ विस्थापन नीचे तो S क्या हो गया प्लस, ये किसकी गति की बात कर रहा है प्लस माइनस, इस वाले गति का। बताओ U किधर है तो बोलेंगे U 0 है, U के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। बताओ अब कौन बचा, G बचा। बताओ विस्थापन नीचे की तरफ प्लस माने हो तो ये जो त्वरण है वो भी तो नीचे ही है, जब वो नीचे है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस हो गया। अब इसका भी वैल्यू पुट कर दो, इस वाले के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, कितना चला x। ध्यान देना इसका गति अलग था, इसका प्लस माइनस इसके हिसाब से हम लोग बात किए हैं, ये गति अलग है इसके हिसाब से अलग हम लोग प्लस माइनस की बात किए हैं। अब बताओ इसका विस्थापन कितना होगा, x बराबर ut तो 0 हो गया प्लस हाफ g प्लस है तो 10 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान देना, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। तुम्हें समय निकालना था ना, तो समय के लिए तुम करो क्या, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जोड़ दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, बताओ 200 माइनस एक्स इक्वल टू 100t माइनस, देखो ये माइनस 5 टी स्क्वायर। बताओ ये क्या आएगा, x बराबर ये 5 हो गया 5 टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल, ये x प्लस में है और ये x माइनस में है वो भी कैंसिल। यहां से कितना आ गया 200 और ये क्या आ गया 100t। तो यहां से समय कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कितने समय बाद टकराएगा, तो वो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। एक और क्वेश्चन पूछा है कि जमीन से कितना ऊपर टकराएगा, तो जमीन से कितना ऊपर, वहीं तो 200 माइनस एक्स है, जैसे जमीन से कितना ऊपर है तो 200 माइनस एक्स ऊपर है। अगर तुम्हें x का मान मिल जाएगा, ये वाला मान मिल जाएगा तो यहां पर रख देना, 200 में से घटा देना। तो बताओ x के मान के लिए, x के मान के लिए x बराबर क्या है
5t² है, देख लो यहां से 5t², 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तो जमीन से ऊंचाई कितना हो जाएगा, 200 माइनस x मतलब 200 माइनस 20 मतलब 180 मीटर ऊपर टकराएगा। नोट कर लो। देखो सबसे ज्यादा अभी जो हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन, ग्राफ सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो हम लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा वो किसका मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का। इसलिए थोड़ा स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ का रिवीजन अच्छे से कर लेना, क्लियर ना। फिलहाल एक बार और हम इसको समझा दे रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ का। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का नाम तो सुने होंगे सभी लोग, बस में आ रहा है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी में ध्यान देना m को क्या बोलते हैं, स्लोप या प्रवणता, बस में आ रहा है। स्लोप या प्रवणता वो m होता है। यदि m प्लस हो तो उस केस में जो ग्राफ में मान लो इधर y है, y, अब बार बार ध्यान देना एक चीज को, y के पहले सिर्फ 1 होना चाहिए, बस -1 भी नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, y के पहले सिर्फ 1 होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा याद करके चलना। देखो y इधर क्या हो गया x, देखो अगर m प्लस है तो ध्यान देना ग्राफ में ऐसा कुछ झुकाव होगा इस तरफ। देखो ये जो डैश डैश वाला लाइन है ये वाला 90 हो गया, हमेशा प्लस x की तरफ से मुड़ करके एंगल को मापते हैं, हमेशा एंगल को मेजर करेंगे मापेंगे किधर से, प्लस एक्सिस से मुड़ करके। तो ये डैश डैश वाला लाइन 90 डिग्री पर है, तो तुम्हें दिख भी रहा होगा ये वाला कम है 90 से, इसका मतलब ये जो थीटा है, थीटा क्या होगा, 90 से कम होगा। ध्यान देना जब थीटा 90 से कम होगा, कौन सा थीटा, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बना रहा है, अगर वो कोण 90 से कम होगा तो जो m है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है। अब इसी को स्लोप भी बोलते हैं, इसको प्रवणता बोलते हैं। एक बात और ध्यान देना, जो थीटा होता है उसी का tan वैल्यू, मतलब ये जो m होता है, ध्यान देना m मतलब प्रवणता या स्लोप, वो जो है tan थीटा, जो भी यहाँ पर थीटा दिया होगा उसको tan के साथ लगा देना, तो tan थीटा वही क्या होता है, प्रवणता होता है। बताओ m अगर जो है निगेटिव हो जाए तो उस केस में इधर y है इधर x है, देखो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनने का मतलब देखो ये जो डैश डैश वाला लाइन है अगर वो 90 पर है, ये 90 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो गया। मतलब थीटा, थीटा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, 90 से। तो उस केस में m क्या होगा, माइनस, प्रवणता क्या होगा, माइनस। यहाँ पर जो tan थीटा आएगा इसको m बोलेंगे, क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तीसरा केस देखो, यदि तीसरा केस, यदि m ना प्लस है ना माइनस है, वो 0 हो जाए, तो उसका पहचान है x के साथ, इधर y है इधर x है, तो x के साथ वो समांतर हो जाता है। अगर प्रवणता 0 है तो इसका मतलब m मतलब tan थीटा। थीटा क्या होता है, जो x के साथ प्रवणता कोण बनाता है। तो जब x के साथ ये पैरेलल मतलब समांतर हो गया तो दो समांतर रेखा के बीच का कोण 0 होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, और थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। ये 3 केस हैं, इन तीनों केस को हमें ध्यान देना है,
प्रवणता 0 हो गया तो x के समांतर, प्रवणता प्लस हो गया तो 90 से इधर झुका रहेगा, प्रवणता माइनस हो गया तो 90 के इस पार झुका रहेगा। बात समझ में आया? फिलहाल m के बारे में तीनों पॉइंट नोट कर लो, तो फिर हम लोग ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं इसका। एक तो ग्राफ बनाने का तरीका ग्राफ वाले टॉपिक में जो बेसिक लेक्चर था शुरुआत में वहां बता चुके हैं, एक और तरीका यहाँ बता दे रहे हैं, पहले नोट कर लें इसको। देखो y इज इक्वल टू जो है x प्लस 3 दिया हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू x प्लस 3 दिया है और हमें ग्राफ बनाना है y और x के बीच। तो करना क्या, y और x के बीच ग्राफ बनाना है, तुम दो चीज को देखा करो हमेशा, लेकिन हाँ दोनों देखने से पहले यहाँ चेक कर लिया करो पहले कि 1 होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ 1 है तो अब तुम देखा करो x के पहले कौन लगा है, अच्छा 1 है तो 1 में भी प्लस है ना, ये प्लस 1 है। और बताओ ये c था ना, तो c क्या है, प्लस है। तो अगर c प्लस है तो समझ जाना कि जो लाइन बनाओगे ऐसे ऐसे जैसे ही बनाओगे वो लाइन 3 पर कट करेगा। जो c का वैल्यू है वो c बताता है कि कहां y पर कट करेगा, तो c का वैल्यू 3 है, प्लस 3 है तो प्लस 3 पर जो है लाइन कट करेगा। अच्छा बताओ x के पहले प्लस है तो इसका मतलब लाइन किधर झुका रहेगा, 90 से कम होना चाहिए। बताओ 90 से कम कब बन पाएगा, ध्यान देना जब तुम ऐसे बनाओगे। बात समझ आ रहा है? यहां पर जो है 90 से कम, मतलब ये जो थीटा बनेगा, ये थीटा 1, तो यहाँ देखो tan थीटा वही m है और m कितना है 1। चाहो तो यहाँ से थीटा का वैल्यू भी बता सकते हो 45 डिग्री। अच्छा अगर तुम्हें इसका वैल्यू लाना होगा कहां पर, x में कहां कट किया, जहां कट किया होगा वहां y क्या हो जाएगा 0। अरे देखो x पर कोई ग्राफ जब कट करता है तो जहां कट करेगा x पर वहां y 0 होता है। बता यहाँ y 0 पुट कर दोगे, यहाँ 0 रख दोगे तो x का मान -3 आ जाएगा, इधर जाएगा तो -3, तो x का मान क्या आ जाएगा -3, इसका मान होगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5 प्लस √3x। अगर इसका तुमसे ग्राफ पूछा जाए तो बताओ इधर y हो गया, इधर x हो गया, बताओ इसमें c कौन है, तो बोलेंगे ये c हो गया, और m कौन है, √3 हो गया। बताओ m प्लस है कि माइनस, माइनस का प्लस का मतलब ऐसे इधर झुका रहेगा, 90 से इधर झुका रहेगा ऐसे, और c क्या है प्लस, इसका मतलब c प्लस है तो +5 यहाँ होगा, और इधर जो कि झुका रहेगा देखो यही है, और ये बन जाएगा थीटा। अब बताओ tan थीटा का मान कितना होता है, तो tan थीटा का मान √3, तो थीटा का मान मतलब ये एंगल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो 60 डिग्री। तो एग्जाम्पल हो गए, पहले इसको नोट कर लो तो फिर दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं और देख लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। सब में स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए दो चीजों पे ध्यान देना, m क्या है और c क्या है, और m और c के आधार पर तुम ग्राफ को बना सकते हो तुरंत। इस प्रकार का ग्राफ जो है जब हम बेसिक लेक्चर वाले ग्राफ में सिखाए थे वहां पर क्या तरीका लगाते थे, एक बार x को 0 करते थे y आता था, एक बार y को 0 करते थे x आता था, तो तुम वहां से भी बनाओगे ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, और वैसे इसको बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा। वहां से भी हम इसका वैल्यू निकालते थे और इसका वैल्यू निकालते थे, जब y को 0 करना, y को 0 करने का मतलब कि ये वाला पॉइंट बता देगा, x को 0 जब करेंगे तो x कहाँ 0 होता है, y एक्सिस पर जहां कट करेगा वहां x 0 होगा, ये बता देगा। तो ध्यान देना यहां पर भी अगर तुम चाहो तो इसका x का मान बता सकते हो, क्या करना होगा y 0 करना होगा, y 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा -5/√3, समझे इसका मान। चलो अच्छा ये तो हो गया तो ग्राफ। अब जो ऐसा करते हैं नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, अगर ऐसा दे दिया y इज इक्वल टू 4 -
√3x, y इज इक्वल टू 4 माइनस √3x। अगर इसका ग्राफ पूछा जाए, इधर x और इधर y है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? तो देख लो ध्यान से, ये बताओ y के पहले +1 है ना, तो सही है। बताओ c क्या है? c +4 है, तो ऊपर। अब ध्यान देना, x के पहले जो m है वो माइनस है कि प्लस? अब बताओ m का माइनस होना मतलब किधर लाइन झुकेगा? ऐसे। तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, समझे? बताओ यहां पर क्या होगा? 4। 0,4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि x 0 होगा यहाँ पर, जो c है वही y हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये भी निकाल सकते हो, y 0 कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। बस में आ रहा है? तो ये भी निकाल सकते हो। बताओ ये एंगल कितना होगा? तो ऐसा करना, ये एंगल पता करना होगा, तो जो -√3 है, देखो यही tan थीटा होगा ना। m ही tan थीटा होता है। m क्या होता है? tan थीटा। तो m कितना है? -√3 है। तो तुम्हें अगर, और वो एंगल यही है, तो करना क्या, पहले इसको प्लस बना करके तुम उसका वैल्यू निकाल लेना, ये 60 डिग्री आ जाएगा। पहले क्या करना कि इसका माइनस वाला वैल्यू मत निकालना, इसके प्लस वाले का मान निकाल लेना। तो जो प्लस वाले का मान होगा वो ये है। तो बताओ हमें लाना तो इधर से होता है ना, तो 180 में से 60 घटा देंगे, पूरे 180 में 60 घटाएंगे तो कितना जाएगा? ये 120। अब तुम चेक करना चाहो तो चेक कर भी सकते हो। ये बताओ tan 120 का मान क्या होगा? तो बोलेंगे tan 90 + 30 लिख सकते हैं। अब बताओ tan 90 है तो cot हो जाएगा, तो cot 30। ध्यान देना cot 30 का मान √3 होता है। हाँ tan है तो माइनस हो जाएगा, tan 90 प्लस है ना, तो नियम से यहाँ माइनस लग जाएगा, ये क्या आ जाएगा? -√3। देखो tan 120 का मान -√3, तो -√3 है, तो tan थीटा 120 जाएगा। तो क्या सिखाया? ध्यान देना कि जो m दिया होगा वो √3 tan थीटा के बराबर कर देना। तो ये जो थीटा है वो इधर से है, इधर से। लेकिन तुम करना क्या, पहले माइनस वाले का मान मत निकालना, पहले प्लस वाले का मान निकाल देना। जो प्लस वाले का मान आएगा, इसको ऐसा करो थीटा डैश मान लो, इसको थीटा डैश, क्योंकि ये थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। थीटा डैश का मान जो है 60 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा डैश का मान 60 डिग्री हो गया तो ये 120 हो जाएगा, इधर से निकाल लेंगे। एक और बता रहे हैं, एक और देख लो इसी पर, y इज इक्वल टू -3 - x। बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? फिर दोहराओ मन में, जो बोले हैं वही अपने दिमाग में दोहराओ। बताओ c कितना है और m, ये हो गया -3 और ये हो गया -1। बताओ c का -3 मतलब नीचे मिल जाएगा, और -x, बताओ -x, तो m का मान -1 आ गया। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि वो ऐसे होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि 90 से इधर झुक जाता है, इधर झुका रहेगा। लेकिन अब हमें जो है ये वाला मान निकालना है, कितना होगा। तो ध्यान देना, m का मान वही तो tan थीटा होता है। तो m का मान जो tan थीटा होता है वो -1 है ना, तो पहले इसके प्लस वाले का मान निकाल लो। तो tan थीटा नॉट या थीटा डैश, प्लस वाले के निकालो पहले। तो tan थीटा डैश, ये जो थीटा डैश है ना, वो ये वाला मान बताएगा, थीटा डैश। तो थीटा डैश का मान कितना होगा? 45 डिग्री। अब बताओ थीटा डैश का मान 45 डिग्री और टोटल 180 डिग्री है, तो बताओ ये क्या 135 डिग्री आ जाएगा? बोलो, तो ये हो गया 135 डिग्री। अब ध्यान देना, ये वाला क्या पॉइंट बताओगे? ये हो जाएगा 0, -3,
और यहाँ पर y 0 कर देना, x का जो मान आएगा वो इसका रीडिंग बता देगा। 4 एग्जाम्पल लिए हैं, चारों में एक ही बात बोलना है बार बार। m को देख लो और c को देख लो। अगर मान लो दे दिया माइनस या प्लस √3x, बताइए इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बोलेंगे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो 0 हो गया, तो यहां पर 0 हो जाएगा ये, तो c 0 और m का मान प्लस में है, मतलब c 0 हो गया। इसका मतलब वो कहाँ कट करेगा? तो c प्लस था तो ऊपर कट किया, c माइनस था तो नीचे कट किया, अगर 0 हो जाएगा तो ओरिजिन पे कट करेगा। अच्छा, यहां से तो लाइन पास करेगा, मतलब m क्या है, प्लस के माइनस, m प्लस है, इसका मतलब ऐसे झुका रहेगा। और देखो यही वाला एंगल उसी का tan थीटा वो m होता है। m कितना है? √3, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना, y इज इक्वल टू तुम्हें दे दिया मान लो 5, अब इसको y इज इक्वल टू 5 दिया, तो इसको फिर y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करो। y इज इक्वल टू mx प्लस c से, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो देखो यहां पर इसके साथ तो x नहीं है ना, तो पहचान जाओ यही c है, यही कौन होगा? c। अच्छा तो x तो है नहीं, लेकिन x नहीं तो ऐसे लिखा जा सकता है m इंटू एक्स। देखो क्योंकि दिया क्या था, y इज इक्वल टू 5 दिया है ना, ये दिया है ना, तो इसका मतलब कि m वाला पार्ट 0 हो गया होगा, तभी तो ये पूरा पार्ट, अरे m 0 होगा तो पूरा 0 हो गया, y इज इक्वल टू c आ गया, तब c का मान क्या है? 5 है, तो जब c का मान 5 है तो y इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 5 में अगर हम पूछे m क्या होगा तो बोलेंगे 0, c क्या होगा तो बोलेंगे 5। अब देखो यहां से देखो ग्राफ बनाएंगे, x इधर y है तो c प्लस 5 है, तो प्लस 5 यहां होगा ऊपर ओरिजिन से। और बताओ m का मान 0 होना क्या बताता है? कि वो x के पैरेलल होगा। अरे याद करो भाई, जल्दी जल्दी मत भूलो, प्लस था इधर झुका था, माइनस था इधर झुका था, और जब 0 रहेगा तो x के पैरेलल रहेगा, तो x के पैरेलल तो c का भी प्लस माइनस 0 हो सकता है, m का भी प्लस माइनस 0 हो सकता है, तो c का प्लस माइनस 0 उसके कटने पर के बारे में बताता है, y पर कटने के बारे में बताता है, लेकिन m का प्लस माइनस 0 ये उसके झुकाव को बताता है कि m का प्लस इधर, m का माइनस इधर और m का 0 पैरेलल। तो देखो यहां से ये हो जाएगा 5 पर कटेगा और x एक्सिस से क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये दो अलग प्रकार के थोड़ा थे, उन चारों एग्जाम्पल से थोड़ा ये अलग था, इसमें c 0 था और इसमें m 0 था, इसको भी नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं, जो है 6 ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बता दिए तुम लोग को। ये क्या है? वस्तु की स्थिति है ना, स्थिति है, तो अगर इसका वेग निकालना होगा तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब स्थिति दिया हो और वेग पूछ रहा हो तो क्या करते हैं? इसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या dr/dt आ जाएगा? अब बताओ कि वेग निकालना है तो स्थिति का डिफरेंशिएशन करेंगे, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब बताओ कि dr/dt तो क्या आएगा बताओ? तो बोलेंगे 3t, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 3 बचा, और तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब वेलोसिटी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, तुम ये जो है तुम मैथमेटिकली उसको डिफरेंशिएट करके वस्तु का वेग ज्ञात किए हो। अब ऐसा करते हैं कि अगर तुमसे हम पूछे r इक्वल टू 3t माइनस 2 का ग्राफ बनाइए,
तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो बोलेंगे इसका ग्राफ हो जाएगा r इधर है और t इधर है। अच्छा, इसके पहले जो ग्राफ हम लोग सीखे थे, इधर y हुआ करता था, इधर x हुआ करता था। तो जैसे y और x का ग्राफ बनाना सीखे थे, वैसे r और t ग्राफ बना लेंगे। मतलब किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? बोलेंगे r इक्वल टू 3t माइनस 2 है, दो बातों पर ध्यान देंगे। t के पहले जो लगा होगा वो m होगा, और जो ये होगा वो c होगा। मतलब c प्लस है कि माइनस? बताओ, c प्लस माइनस है तो c का माइनस होना क्या बता रहा है? वो यहां कट करेगा। बताओ, 3 का प्लस होना क्या बता रहा है? वो इधर झुकेगा, इधर एकदम याद कर लो, एकदम इधर झुकेगा, m प्लस है तो देखो ये -2 हो गया और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये जो झुकाव है थीटा, tan थीटा का मान क्या होगा? 3 होगा। अरे यही तो m है भाई, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रवणता या स्लोप? और सुनना ध्यान से, जब हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं तो स्थिति का डिफरेंशिएशन वो वेग दे दिया और वो 3 आया है। जब इसका ग्राफ बनाए हैं तो ग्राफ का जो प्रवणता है वो 3 आया है। तो ये इत्तेफाक नहीं है, प्रवणता भी 3 आ गया और डिफरेंशिएशन वाले से उसका वेग भी 3 आ गया। नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान देना। दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि मैथ में जो डिफरेंशिएशन होता है वो ग्राफ का प्रवणता होता है। देखो डिफरेंशिएशन कितना आया बताओ? ये जो डिफरेंशिएशन है dr अपॉन dt, यही ना 3 आया है। अब बताओ यहां पर प्रवणता या स्लोप वो 3 आया है। ध्यान देना, जो मैथ का डिफरेंशिएशन होता है वो ग्राफ का प्रवणता या स्लोप होता है, दोनों एक ही होते हैं। तो मैथ में और ग्राफ में क्या रिलेशन होता है, समझ में आ गया? मैथ का क्या, मैथ का वेलोसिटी बोल रहा है गधा कहीं का। मैथ का डिफरेंशिएशन और ग्राफ का प्रवणता दोनों एक ही होता है। मतलब कि dy अपॉन dx यही होता है m, यही होता है tan थीटा, यही होता है प्रवणता। देखो सब एक ही है, सब देख लो तुम ध्यान से। देखो डिफरेंशिएशन, ये जनरल हम बातें कर रहे हैं। dy अपॉन dx, y जो यहाँ r है, x जो यहाँ t है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं भी dy अपॉन dx, वही क्या होगा? m होगा। वही क्या होगा? tan थीटा होगा। वही क्या होगा? प्रवणता होगा। वही क्या होगा? स्लोप होगा। वही क्या होगा? एक और बातें लिख सकते हैं, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मान लो कि y और x में कुछ ऐसा ग्राफ भी है, ऐसा, इधर सुना ध्यान से। y और x में कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, ऐसे और ऐसे। तो अगर वो सीधी लाइन वाला ग्राफ है, ये भी सीधा लाइन है और ये भी सीधा लाइन है, तब तो यहाँ पर जो प्रवणता होगा या स्लोप होगा या, अच्छा इसको टेंजेंट नाम दिए थे कि नहीं तुम लोग? यहाँ पे जो लिखे थे भी उसको टेंजेंट के बराबर लिखे थे। तो स्लोप के आगे एक और नाम जोड़ दो, टेंजेंट। जहां पर चारों पांचों नाम एक बराबर थे ना, वहां पर एक और नाम जोड़ो, बराबर टेंजेंट। टेंजेंट देखो अभी जा रहा है पढ़ाने स्पर्शी रेखा, मतलब टेंजेंट। स्पर्शी रेखा को ही टेंजेंट बोलते हैं। लिख लेना, dy अपॉन dx, m tan थीटा, स्लोप, प्रवणता, टेंजेंट,
सब एक ही होते हैं। अब इधर ध्यान दो, स्पर्शी रेखा जो टेंजेंट है, देखो ध्यान सुना इधर, अगर वो सीधी लाइन है तो जो सीधी लाइन है तो वो जो एक्स के साथ कोण बनाएगा वो डायरेक्ट बोल देंगे क्या होगा, वही प्रवणता है या स्लोप है या टेंजेंट है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वो सीधी लाइन है तो वो एक्स के साथ जितना कोण बनाएगा, वो सीधी लाइन एक्स के साथ जितना कोण बनाएगा वही डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि वही tan थीटा मतलब टेंजेंट है। बात समझे? लेकिन अगर ऐसा ग्राफ न बन करके, अगर ऐसा ग्राफ दे दिया y और x और ऐसा ग्राफ दे दिया, मान लो इस तरीके से हो गया, ग्राफ ऐसा दे दिया, टेढ़ा टेढ़ा थोड़ा, क्लियर ना? तो इस केस में ध्यान देना, सुनना ध्यान से। अगर तुमसे हम पूछें, या ज्यादा अच्छा होगा हम लोग कोई और एग्जांपल लेते हैं, बनाते हैं। कुछ इस प्रकार देखो, इधर y हो गया, इधर x हो गया। अगर हम तुमसे पूछ दें, देखो लाइन था तो यहां पर वो लाइन जितना x के साथ कोण बनाएगा, वो लाइन x के साथ जितना कोण बनाएगा वही टेंजेंट है। लेकिन यहां पर टेंजेंट देखो, लाइन तो है नहीं पहली बात। अगर तुमसे पूछे बताओ यहां पर टेंजेंट क्या होगा, यहां पर तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट तुमसे पूछेगा, तो उस पॉइंट को लेकर के एक ऐसा लाइन बनाना जो कि उसके अगल बगल वाले पॉइंट को न कट करे, सिर्फ उस पॉइंट को टच करते हुए वो आगे बढ़ जाए। टेंजेंट या स्पर्शी रेखा का मतलब होता है किसी भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाना हो तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, एक ऐसा लाइन खींचना जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करे लेकिन उसके अगल बगल वाले पॉइंट को टच ना करे, वो जो स्पर्शी रेखा होगा वही उस पॉइंट का टेंजेंट होगा, स्पर्शी रेखा होगा। अगर यहां पर बात करें तो सुनना ध्यान से, अगर यहां बात करें तो बताओ टेंजेंट कैसा होगा। तो फिर वही बात, इस ग्राफ के जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है वहां पर एक ऐसा लाइन बनाओ जो इस पॉइंट को टच करते हुए निकले लेकिन उसके अगल बगल वाले पॉइंट को कट ना करे, उसके अगल बगल इधर और इधर वाले पॉइंट को न, सिर्फ उस पॉइंट को टच करते हुए आगे निकल जाए। ये जो लाइन होगा ये भी टेंजेंट कहलाएगा, ये भी टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन खास बात देखो, ये टेंजेंट किधर झुका है, 90 के इस तरफ झुका है, तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बताओ ये वाला टेंजेंट 90 से ज्यादा बना रहा है, ये वाला स्लोप क्या कहलाएगा, निगेटिव। ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, जो इस पूरे ग्राफ में जो सबसे अधिकतम ऊंचाई है यहां, अगर तुमसे वहां टेंजेंट पूछे तो कैसा बनाओगे, जहां पे सबसे अधिकतम ऊंचाई है, तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो उस पॉइंट को टच करे लेकिन और किसी पॉइंट को टच ना करे, तो बताओ वो वाला लाइन, बताओ क्या ये x के समांतर हो गया क्या? और जब समांतर हो जाएगा तो यहाँ पर टेंजेंट जो है स्लोप 0 हो जाएगा। बात समझ आया? ये 3 केस हैं, टेंजेंट के 3 केस है, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब 0 होगा। ये 3 एग्जांपल है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। पता इसके पहले अभी जो एग्जांपल लिए थे r इजकल टू 3t - 2, यही था क्या?
इसके जस्ट पहले एक जो एग्जांपल लिया गया था वो यही था ना। अच्छा बताओ, इससे एक कंक्लूजन निकाले थे, क्या बताओ, कि जो dr अपॉन dt होगा मैथ में, डिफरेंशिएशन होगा, वो tan थीटा होगा किसमें, ग्राफ में, और दोनों क्या देंगे, वेग देंगे। तो बताओ, अगर तुमसे हम ये बात करें कि बताओ वेग और समय के ग्राफ में, वेग और समय नहीं, पोजीशन है ना, ये पोजीशन रखेंगे, ये जो आर है उसको यहां रखेंगे। तो स्थिति और समय का जो ग्राफ बनेगा, कोई भी ग्राफ हो, मान लेते हैं ये ऐसा ग्राफ है, तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट को होते हुए एक लाइन बनाओ। बताओ वो लाइन यहां पर कुछ एंगल बनाएगा, बोलो। तो ध्यान देना, स्थिति समय के ग्राफ में जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट, ये tan थीटा, वही वेग कहलाता है। ध्यान देना, इसका जो tan थीटा होगा वही क्या कहलाएगा, वेग। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताओ, यहाँ पर अगर तुमसे ये पूछे नॉर्मली ऐसे ही कि बताओ ये tan थीटा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्रवणता प्लस होगी माइनस, तो इधर झुका है ना, तो प्लस होगा। तो पूछे कि बताओ वेग प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्रवणता ही वेग है, जब प्रवणता प्लस है तो वेग भी क्या होगा, प्लस ही होगा। एक जनरल एक बातें समझ लिए, बाकी इसको नोट कर लो पहले। बताओ यहाँ पर ऊपर क्या है, v है, y एक्सिस पर v रख दिया, नीचे t है तो x एक्सिस पर t रख दिया। अब बताओ कि अगर किसी ग्राफ में किसके किसके बीच का ग्राफ है, वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है, उसका जो टेंजेंट होगा, बताओ उसका जो tan थीटा आएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेट करके बताओ ना। बताओ tan थीटा v और t का डिफरेंशिएशन देता है, वही क्या है, त्वरण। इसका मतलब ये क्या देगा, a देगा, मतलब त्वरण देगा। अच्छा, इसको लिखना हो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना, समय वेग के ग्राफ की प्रवणता या स्लोप क्या देता है, त्वरण देता है। समय वेग के ग्राफ की प्रवणता त्वरण देता है। दो बातें हैं, समय स्थिति के बीच बने हुए ग्राफ की प्रवणता क्या देगा, वेग देगा, जबकि समय वेग के ग्राफ के बीच की प्रवणता क्या देगा, त्वरण देगा। तो इसको दोनों पॉइंट नोट कर लो, इसी पर एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखना, स्थिति और समय के बीच ग्राफ दिया है, बताओ स्थिति समय के बीच का प्रवणता क्या देता है ग्राफ का, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। प्रवणता मतलब जिनके जिनके बीच का ग्राफ दिया है, तुम अगर भूलने का डर है तो तुम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। प्रवणता मतलब होता है, प्रवणता मतलब जिनके जिनके बीच ग्राफ होगा उसको भाग दे देना। बात समझे? प्रवणता मतलब जिनके जिनके बीच ग्राफ होगा उसका भाग दे देना। बताओ इसका मात्रक मीटर है, इसका मात्रक सेकंड है, बताओ मीटर पर सेकंड कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है, वो वेग होता है। तो प्रवणता अगर ट्रिक से याद करना है तो मैं ऐसे ट्रिक से याद करो, प्रवणता मतलब y बाई एक्स, y बाई एक्स तो r बाई टी, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसका मतलब प्रवणता क्या देगा। अब बताओ, इधर ध्यान दो, बताओ 1 सेकेंड इस ग्राफ में कहा है, बोलेंगे 0 और 2 के बीच में। बताओ 0 और 2 के बीच में जो 1 है, इसको ऊपर बढ़ाओ, ये वाला ग्राफ मिला। अब बताओ इसका प्रवणता क्या होगा, तो किसी भी सीधी लाइन का प्रवणता जो सीधी लाइन x के साथ कोण बनाता है वही होता है।
सीधी लाइन का प्रवणता क्या होता है? जो सीधी लाइन एक्स के साथ कोण बनाता है उसी का tan थीटा, उसी का tan थीटा प्रवणता कहलाता है। इसका मतलब 1 सेकेंड पर इसका प्रवणता कितना होगा? तो ध्यान देना, प्रवणता मतलब tan थीटा। देखो इसका आंसर वेग t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। वेग कितने सेकंड पर? t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो ध्यान देना, tan थीटा निकाल लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, वही वेग कहलाएगा। अब तो 1 सेकेंड पर अगर तुम्हें tan थीटा निकालना है तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला। अब ये बताओ, इस त्रिभुज में, ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब या परपेंडिकुलर, वो 10 है। और इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? 2। भले ही 1 सेकेंड पर पूछ रहा है, लेकिन 1 सेकेंड का जो प्रवणता है वो प्रवणता या tan थीटा तुम इस ट्रायंगल के ही तो हेल्प से, सहायता से निकाल सकते हो। तो 1 सेकेंड पर भले पूछे, लेकिन निकालेंगे इसका प्रवणता, इस लाइन का। अब वो इस त्रिभुज से निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज से, ट्रायंगल से। तो क्या हो जाएगा? तो लंब बटे आधार। इसका मतलब 1 सेकेंड पर उस वस्तु का वेग होगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया देखो 1 सेकेंड पर। अब सुनना ध्यान से, ये तो ट्रिक बताए थे ना, इसको तुम अपना अलग से नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, जिसे भूलना नहीं। अब आ जाते हैं 2.5 पर। तो 2.5 सेकेंड पर वेग, मतलब 2.5 कहां मिलेगा? बोलेंगे 2 और 4 के बीच में। तो 2 और 4 के बीच में मान लो यहां मिला, तो यहां पर इसको डैश डैश करके ऊपर ले जाओ। देखो ये लाइन मिला ना। अब तुम खुद देखो कि 2.4 पर जब ऊपर ले गए तो ये ग्राफ मिला, तो इसका प्रवणता क्या होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है, ये तो आसान है। जो एक्स एक्सिस के साथ समांतर होता है, पैरेलल होता है, उसका प्रवणता 0 होता है। इसका मतलब कि वेग जो यहां पर आएगा, जो tan थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री। पता 0 डिग्री क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ समांतर है, समांतर में थीटा 0 होता है। तो बताओ ये 0 आ गया, तो वेग 0 आ गया 2.5 सेकेंड पर। बताओ 3 सेकेंड कहां मिलेगा? तो बोलेंगे 3 सेकेंड भी 2 और 4 के बीच में ही मिलेगा। क्लियर ना? तो बताओ इसका भी तो ग्राफ यही मिला, ये भी तो समांतर ही है। तो 3 सेकेंड पर प्रवणता 0 मिलेगा, यही क्या है? वेग है। मतलब इन दोनों का स्लोप 0 होने के कारण दोनों जगह वेग क्या मिलेगा? 0, शून्य मिलेगा। बताओ अब कहां पर पूछ रहे हैं? 4.2, ये 4 और 5 के बीच में है। इसको ऊपर बढ़ाओगे, ये पॉइंट मिला। अब बताओ ये वाला पॉइंट किस वाले लाइन में शामिल है? तो बोलेंगे इस लाइन में शामिल है, ये वाला पॉइंट। तो जो इसका प्रवणता होगा वही इस पॉइंट पर प्रवणता आ जाएगा। तो इस लाइन का प्रवणता निकालने के लिए तुम्हें इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा। लेकिन खास बात ध्यान देना, ये वाला 90 के इस तरफ झुका है, जबकि ये वाला 90 के इस पार झुका है। जो 90 के इस पार झुका रहेगा, 90 से ज्यादा है, जब 90 ज्यादा होगा तो इसका प्रवणता या tan थीटा, पहली बात नेगेटिव आएगा, इसको ध्यान दे रहना। नेगेटिव तुम बाद में लगाना, फिलहाल अभी इस ट्रायंगल के माध्यम से पहले tan थीटा निकाल लो, इस ट्रायंगल के माध्यम से। बाद में नेगेटिव में मालूम है किधर झुका है तो नेगेटिव होगा, तो बाद में नेगेटिव लगाएंगे। अभी क्या लिखेंगे? tan थीटा। तो बताओ इस ट्रायंगल से तो क्या किस पर वेग पूछ रहा है? 4.2 सेकेंड पर वेग। तो वेग आ गया tan थीटा।
और जो इसका tan थीटा होगा इसको ले लो थीटा डैश, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा। तो अभी ऐसा करो, अभी वेग मत निकालो, पहले अभी tan थीटा डैश निकाल लो। तो tan थीटा डैश कितना होगा, इस ट्रायंगल में देखो ये वाला लंब है और ये आधार है, बताओ 4 और 5 के बीच आधार का मान 1 होगा। देखो यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो 4 और 5 के बीच का दूरी कितना होगा, 1 होगा। 5 में से 4 घटा देंगे 1 आ जाएगा। ये लंब कितना है, 10 है। इसका मतलब थीटा tan थीटा डैश वो आ जाएगा 10 लंब बटे आधार। लेकिन ध्यान देना, हमें जो वैल्यू लाना है वो इस तरफ से एंगल माप करके लाना है। जब इस तरफ से एंगल मापेंगे तो वही माइनस में आ जाएगा। तो tan थीटा का मान आ जाएगा -10, थीटा डैश का मान +10 आया था, तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। ध्यान देना tan थीटा यही तो स्लोप है, वेग क्या कहलाएगा, वेग होगा -10 मीटर पर सेकेंड। ये देखो चारों क्वेश्चन के आंसर है। स्थिति और समय के बीच ग्राफ देगा तो वहां पर जो tan थीटा आएगा वो वेग देगा, लेकिन यहां पर वेग और समय के बीच का ग्राफ है तो इनके बीच का जो tan थीटा या प्रवणता या स्लोप देगा वो त्वरण देगा। तो पहली बात, यहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है त्वरण, तो त्वरण मतलब ए पूछा जा रहा है। अच्छा कितने कितने समय पर, तो t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो तीनों को पहले ढूंढो ग्राफ में कि कहां पर तीनों मिलेंगे। तो 1.5 सेकेंड इन दोनों के बीच मिल जाएगा, 1.5, 3 सेकेंड यहां पर मिल जाएगा और 4 सेकेंड यहां मिल जाएगा। पहले ऐसा करते हैं, पहले 1 कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बताओ 1.5 को ऊपर बढ़ाओगे तो ग्राफ कहाँ कट करेगा, यहाँ पर ना। तो यहाँ पर अगर उसका प्रवणता या tan थीटा निकालना है तो यहाँ पर जो tan थीटा होगा वो इस ट्रायंगल के सहायता से निकाल लेना। तो बताओ त्वरण t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर, तो त्वरण t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इधर झुका है तो प्लस होगा। बताओ इसका हाइट कितना है परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो 10, बट इसका बेस कितना है 2, इसका मतलब त्वरण आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा था सोचना, ऐसे ही ग्राफ तो तुम देख ही रहे हो। ये बताओ 3 सेकेंड पर और 4 सेकेंड पर जो त्वरण आएगा, त्वरण मतलब ग्राफ का tan थीटा प्रवणता, वो क्या दोनों का प्रवणता एक ही होगा या अलग अलग होगा। इसका प्रवणता अलग होगा इससे या दोनों एक ही प्रवणता होंगे। पहला तो ये तुम सोचो। दूसरा ये सोचो कि यहाँ पर क्या तुम ये सोच रहे हो कि त्वरण 0 होगा, ये मत सोचना। अगर यहाँ पे त्वरण 0 सोच रहे हो तो क्यों 0 सोच रहे हो, क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण होगा इस लाइन, क्योंकि इसी लाइन के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट या प्रवणता आएगा वही त्वरण कहलाएगा। तो त्वरण तो टेंजेंट इसका पहले निकालना पड़ेगा ना, tan थीटा। भाई कहीं पर भी पूछे तो दिमाग में सिर्फ एक बात लाओ ना जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, अपनी तरफ से मत दिमाग लगाओ ना। क्या बताओ, हम ये बोलते आ रहे हैं किसी बिंदु पर अगर पूछा जाए प्रवणता या tan थीटा, तो जो लाइन x के साथ थीटा बनाता है उसी का tan थीटा होता है। तो बताओ यहाँ पर जो पॉइंट है वो किस लाइन में शामिल है, ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन में शामिल है, और इस लाइन का जो प्रवणता होगा वो तुम्हें दिख भी रहा होगा माइनस में आएगा। तो इसका मतलब कि 3 सेकंड पर जो प्रवणता आएगा वो माइनस में आएगा। ये मत सोचना कि टी वाले पर ये ग्राफ कट कर दिया 3 सेकंड पर तो 0 हो जाएगा, नहीं। तो ध्यान देना 3 सेकंड पर
प्रवणता, 3 सेकंड पर प्रवणता। तो ऐसा करो, हमें ये मालूम है कि इसका प्रवणता या एम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये क्या है, थीटा डैश है, क्या है ये, थीटा डैश। तुम ऐसा करो, पहले टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा डैश, टेन थीटा नहीं, टेन थीटा मत निकालना, टेन थीटा डैश निकाल लो पहले, टेन थीटा डैश इधर से। वो क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल को ध्यान दो, यहाँ इस ट्रायंगल से भी निकालोगे आंसर वही है, लेकिन हमें आसान ये लगी है, जो 3 सेकंड का प्रवणता है तो दोनों का त्वरण बराबर हो जाएंगे। अरे दोनों पॉइंट पर जो प्रवणता है, जो एक्स के साथ कोण बनाएगा वो थीटा ना बनाएगा, तो हो गया। ध्यान देना, 4 सेकंड पर प्रवणता वही होगा जो 3 सेकंड पर होगा, इसलिए त्वरण t = 4 सेकंड पर वही आएगा जो 3 सेकंड पर आया था। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएंगे, एक ही हो